हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 का ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। आज है पॉलिटी चैप्टर 1 यूनिट 1। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है इस चैप्टर में इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इक्वालिटी किस बेसिस पे है? ठीक है, तो इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है इक्वालिटी सभी पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल को कंट्री में, चाहे वो किसी फीमेल हो मेल हो, किसी भी कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, सबको इक्वल राइट मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। दिस इज़ नॉट सेज दैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करता है, पर ये ना इंडियन डेमोक्रेटिक में जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, वो पर ऑल पर्सन को रिकॉग्नाइज करता है सेम। और फिर ना अर्लियर जो नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, और इससे पहले ना कोई ऐसा लॉ नहीं था जो डिस्क्रिमिनेशन या इल ट्रीटमेंट से पीपल को बचाता था। बट अब हमारे पास ऐसा लॉ है जिसकी वजह से हम सब डिग्निटी और इक्वालिटी की तरफ से काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है कि इक्वालिटी ना हमको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। इसमें एवरी पर्सन को ना इक्वल बिफोर लॉ है। ठीक है, एवरी पर्सन, हर एक इंसान ना कानून की नज़र में इक्वल है। ठीक है, What this means that every persons from the president of the country to kanta a domestic worker has to obey the same laws. Second, no person can be discriminated against on the basis of religion, race, caste, place, birth or whether they are male or female. और तो इसका मतलब ये नहीं है कि जानते हो इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारे जो इंडिया के सबसे उच्च पद पे जो होते हैं प्रेसिडेंट, वो से लेके एक जो हाउस वर्कर होती है ना, ये यहाँ पे कांता का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो वो कांता तक ना सबको सेम इक्वालिटी मिलेगा। ठीक है, और ये ना इक्वालिटी किसी बेसिस पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसको कोई छीन नहीं सकता है इस बेसिस पे कि वो मैन है वोमेन है, छोटे कास्ट से बड़े कास्ट से है, फिर वो किस रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ का है, इस सब चीज़ से नहीं हटाया जा सकता है। और हर पीपल को ना पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे कि पब्लिक प्लेग्राउंड होगा, होटल्स होगा, शॉप्स, मार्केट्स होगा, वहाँ पे जाने से भी नहीं रोका जा सकता। और सबको पब्लिक जो अवेलेबल वेल्स है, रोड्स है और जो बाथिंग घाट्स है, वहाँ पे जाने के लिए नहीं रोका जा सकता है। अनटचेबिलिटी नहीं फॉलो किया जा सकता है, अनटचेबिलिटी को एबोलाइज किया गया है। ठीक है, फिर देखो टू वे जब गवर्नमेंट ट्राइड किया है कि इम्प्लीमेंट करना इक्वालिटी का, दैट इज गारंटी। तो ना टू वेज है जब गवर्नमेंट ने ट्राइड करते हैं इम्प्लीमेंट करना इक्वालिटी को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है फर्स्टली, और सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम। देखो पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि इक्वालिटी को लेके, और सेकेंडली क्या किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा इतना स्कीम्स और प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं जिसमें इक्वालिटी को लेके ट्रीट किया जाता है, इक्वालिटी दिखाया जाता है हर पर्सन को लेके। जो डिसएडवांटेज होते हैं उनको डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ का हेल्प किया जाता है ताकि उनको इक्वालिटी मिल सके। और फिर सेवरल लॉज भी है इंडिया में जो प्रोटेक्ट करते हैं एवरी पर्सन का राइट, ताकि उनको इक्वली ट्रीटेड किया जा सके। और फिर जो लॉ है और गवर्नमेंट जो है सेवरल स्कीम से इम्प्रूव करते हैं कम्युनिटी का लाइफ, इंडिविजुअल का, और उनको ट्रीट करते हैं इक्वली सेवरल सेंचुरीज तक। ठीक है, This schemes to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. और ऐसा पास्ट में नहीं हुआ, ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे नहीं, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दिए गए हैं इक्वालिटी को हटाने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ना बहुत सारे स्टेप भी टेक किए हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम रेफर्स किए हैं, जैसे कि मतलब कि बच्चों को खाना खिलाने का जो गवर्नमेंट स्कूल में होता है उसके लिए मिड डे मील स्कीम निकाले हैं। उस रेफरेंस में क्या करते हैं, एलिमेंट्री स्कूल जो होते हैं उसको प्रोवाइड किया जाता है कुकड लंच। ठीक है, जो छोटे बच्चों के लिए होता है वो एलिमेंट्री स्कूल होता है, और उनमें गवर्नमेंट के द्वारा कुकड लंच दिया जाता है। और ये स्कीम ना 2001 में स्टार्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आज के स्टेट गवर्नमेंट से बिगिन करने के लिए स्कीम 6 मंथ में, और ये प्रोग्राम जो था वो ना मैंने पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाया है। और फिर ये इंक्लूड करता है पुअर चिल्ड्रन को, ताकि वो पुअर चिल्ड्रन इनरोल कर सके स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा, और उनका अटेंडेंस भी बना रहे, क्योंकि ये मिड डे मील स्कीम से ना बहुत ज़्यादा अटेंडेंस के परसेंटेज में ना इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है,
टीचर रिपोर्ट किए हैं कि चाइल्ड सब जो है वो क्योंकि रिपोर्ट करते थे कि वो ना घर चले जाते थे लंच से पहले और फिर वो स्कूल आते ही नहीं थे। तो बट जब से मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुआ है तो वो क्या प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव किया है अटेंडेंस को। उसकी मदर ना interrupt their works to feed their children at home during the day no longer need to do so। और फिर उनकी जो मदर होती थी बच्चों की वो इंटरप्ट हो जाती थी कि उनको अपने बच्चों को खाना देना होता था, बट उसको अब इस चीज़ का चिंता नहीं होता है क्योंकि उनको मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम के तहत बच्चों को खाना मिल जाता था। ठीक है, और ये क्या किया है, कास्ट प्रिजुडाइज को भी हटाया है क्योंकि सब स्कूल में मिलजुल के खाते हैं टुगेदर। ठीक है, और फिर दलित वुमेन भी ना एम्प्लॉयड होती है कुक मील करने के लिए। ठीक है, मिड डे मील जो प्रोग्राम है वो रिड्यूस किया है हंगर जो पुअर स्टूडेंट्स में होते थे। और फिर स्कूल और कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टमच आर एम्प्टी, क्योंकि वो सब ना वो चीज़ नहीं सोचते, क्योंकि जब गरीब होता है कोई तो वो ये नहीं देखता है कि दलित है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो चीज़ नहीं देखता है। जब पेट भूखा पेट होता है तो उसको कुछ भी खाने को मिले तो वो चीज़ खा सकता है। उस चीज़ को लेके यहाँ पे कास्ट क्रीड नहीं देखा जाता है और फिर सब इक्वालिटी को अपना लेते। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम जो था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इक्वालिटी को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके। और फिर इसमें ना जो और ज़्यादा नीडेड भी है सोसाइटी के लिए, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम इंक्रीज़ किया एनरोलमेंट अटेंडेंस पुअर चिल्ड्रन का स्कूल में। ठीक है, फिर और उसके बाद ना डिफरेंस जो थे कंट्री में स्कूल को लेके, रिच अटेंडेंस हुआ और फिर पुअर अटेंडेंस जो बताया जाता था बच्चों का वो बढ़ा। ठीक है, और दलित चिल्ड्रन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाने लगा और को अनइक्वली ट्रीटेड नहीं किया जाने लगा। और फिर वो सब इक्वल सिचुएशन में डिग्निटी के साथ रहने these children are forced into equal situation in which dignity is not respected। और इनका डिग्निटी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था उस टाइम में क्योंकि वो रिफ्यूज़ करते थे उनको लॉ, इवन थो द लॉ रिक्वायर्स इट, उनको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता था जबकि लॉ भी इस चीज़ के लिए था। तो और एक मेन रीज़न है दिस दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली, और ये एटीट्यूड ना बहुत स्लोली चेंज होगा क्योंकि ना पर्सन अवेयर नहीं है डिस्क्रिमिनेट को लेके जो लॉज है, क्योंकि वो ना कंटिन्यू करते हैं पीपल को अनइक्वली ट्रीटेड करना उनके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, और फिर भी ये इस चीज़ पे भी कि वो वोमेन है। और इट इज़ ओनली व्हेन पीपल्स बिगिंस टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर, और ये तभी हो सकता है जब पीपल ना बिलीव करना स्टार्ट करें कि कोई इन्फीरियर नहीं होता है, हर पीपल को डिज़र्व किया जा सकता है, ट्रीट डिग्निटी के साथ उनको अपनाना चाहिए। और फिर एटीट्यूड्स कैन बी चेंज, तभी प्रेजेंट डे का जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा। स्टेबलाइजिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल्स एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक। और इसमें ना ये बताया जाता है कि इक्वालिटी तभी हो सकता है जब हर एक इंडिविजुअल इस चीज़ को लेके आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम तरीके का है। ठीक है, अब इसके बाद बताया जा रहा है, अब इसके बारे में आप आगे भी पढ़ोगे इस चैप्टर में। ठीक है, इशूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अब इक्वालिटी में इशूज़ क्या होता है, हमारी कंट्री में बस इनइक्वालिटी नहीं देखा गया है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है दो और सब भी कंट्रीज़ में, जहाँ पे ना मैनी डेमोक्रेटिक कंट्री में भी जो वर्ल्ड के हैं वहाँ पे भी इनइक्वालिटी की इशू है वहाँ के कम्युनिटी स्ट्रगल के लिए। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन और अमेरिकन्स जो एंसेस्टर होते थे वो स्लेव्स ब्रॉड किए गए थे अफ्रीका से, और कंटिन्यू ना उनको ना लार्जली उनको ना अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और फिर ये फैक्ट 1950 में ना ये पुश किया इक्वल राइट के लिए अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए, वो सब ना अपना प्रोटेस्ट किए थे 1950 में। ठीक है, और फिर ना वो ना अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो ना अनइक्वल ट्रीट किए जाते थे यूनाइटेड स्टेट में और डिनाइड किया जाता था उनको राइट। ठीक है, फिर इसीलिए ना वो बस पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे, वो बैठ भी नहीं सकते थे बस पे, सीट वेयर अ वाइट पर्सन विश टू सीट, जहाँ पे वाइट पर्सन बैठा हो। ठीक है, रोज़ा पार्क्स थी 1913 में, वो ना अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी और वो ना क्या कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डे से थक के आई थी ना, तो ना वो अपना सीट एक वाइट मैन को देने से रिफ्यूज़ की 1 दिसंबर 1955 को, और उसका रिफ्यूज़ल ना स्टार्ट कर दिया था कि अनइक्वल जो था इन अफ्रीकन अमेरिकन उसके बीच में ना सिविल राइट वुमेन स्टार्ट कर दिया था, सिविल राइट मूवमेंट। ठीक है, और ये ना सिविल राइट मूवमेंट 1964 को प्रोहिबिट किया डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन को लेके, और इट इज़ स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड
would be open to African Americans children and they would no longer have to attend। और फिर ना और सब अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए भी ना स्कूल ना ओपन कर दिया गया, पर वो सब अटेंड नहीं करते थे स्कूल को। अब देखो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर का कुछ बातें लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दिया हुआ है कि हम सबका ना ग्रेसफुल होगा कि अगर हम सब सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होता है कि ना वाइटल फैक्टर है लाइफ का, ठीक है। ये इसके बिना ना मैन ना कैफियर है और वो लीव नहीं कर सकता है वर्दीफुल सेल्फ रिस्पेक्ट लाइफ, ठीक है। ओवरकम डिफ़िकल्टीज़ को करने के लिए हार्ड आउट ऑफ हार्ड एंड सीजफुल स्ट्रगल्स अलोन दैट वन ड्राइव स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो आपको कॉन्फिडेंस रिकॉग्नाइजेशन रखना होगा कि इस चीज़ को आप ओवरकम करो, ठीक है। मैन ना मोर्टल है, ठीक है, और हर एक को डाई करना है एक ना दूसरे दिन, ठीक है। तो वो उसको ना रिजॉल्व करना चाहिए कि वो जो लाइफ जी रहा है वो ना नोबल आइडियाज़ के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बेटर ह्यूमन लाइफ जिए, ठीक है। और न कोई भी चीज़ ना ज़्यादा डिसग्रेसफुल नहीं है, जबकि ना आप ना अपना लाइफ को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ना जियो, ठीक है। तो ये B.R. अम्बेडकर बोले कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही है रोज़ा पार्क्स जो इंडियन अफ्रीकन अमेरिकन थी जो चेंज नहीं की, एक हिस्ट्री चेंज कर दी अमेरिका का अपना सीट ना देख के, ठीक है। अब सीपरेट स्कूल होता था उन सभी के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे होते थे उनके लिए सीपरेट स्कूल होता था। और फिर मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन पुअरेस्ट होते थे कंट्री में, अमेरिका में। जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे ना वो ना अटेंड करते थे गवर्नमेंट स्कूल, और फिर फ्यूअर को पास फैसिलिटी था और पुअर क्वालिफाइड टीचर वहाँ पे होते थे। वाइट स्टूडेंट के लिए क्वालिफाइड टीचर होते थे प्राइवेट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल्स आर हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स। और गवर्नमेंट स्कूल को ना हाईली रेटेड किया जाता था प्राइवेट स्कूल के मुताबिक, ठीक है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में चैलेंज क्या होता है? कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो अभी भी बोल सके कि हम कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक है। तो ऑलवेज कम्युनिटी और इंडिविजुअल में ना एक्सपेंड किया जाता है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, पुश फॉर ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज़। और ना हर वक्त न्यू इशू आते रहता है जो इक्वालिटी के खिलाफ रहता है। तो हम सबको हर वक्त ये ट्राई करना चाहिए कि इक्वालिटी को बनाए रख सके। सेंट्रल इशूज़ क्या होता है? स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज करना ऑल पर्सन का, और फिर डिग्निटी मेंटेन करके रखना। इस बुक में ना हम सब इशूज़ के बारे में पढ़ेंगे, इक्वालिटी के बारे में, जिसमें वेरियस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक इंडिया का। एज यू रीड दिस चैप्टर थिंक व्हाट द इक्वालिटी ऑल पर्सन्स एंड बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज़ अपहेल्ड। तो आपको बताया जा रहा है कि आप किस हिसाब से बोल सकते हो कि इक्वालिटी को लेके और डिग्निटी को लेके इस चैप्टर में आप क्या समझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें ना किसी भी आर्टिकल 15 में पूरे अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि किसी भी पर्सन को आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की तरफ से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, और स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी सिटीजन को अगेंस्ट किसी भी ग्राउंड पे, जैसे कि रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, ठीक है। और फिर और कोई ना ग्रुप और ना ही सिटीजन उनको डिसेबिलिटी या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी चीज़ को लेके, अगर वो इस सब चीज़ से जुड़े हो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सब चीज़ से, ठीक है। उनको पब्लिक रेस्टोरेंट जाने का, अगर वो गवर्नमेंट का है वो पब्लिक रेस्टोरेंट जा सकते हैं, शॉप्स जा सकते हैं, होटल जा सकते हैं, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। उनके कास्ट, उनके क्रीड्स, उनके प्लेस ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, उन चीज़ से कोई नहीं रोक सकता है। वो वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस, पब्लिक रेस्टोरेंट और होली और पार्शियली आउट ऑफ स्टेट फंड्स डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, इन सब चीज़ से भी नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया है तो इस चैप्टर को ना आप ना सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ना ये ग्लॉसरी को अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। तो इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में है कि मतलब हर एक जो कि एडल्ट जो भी है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, चाहे 18 एज के अबव, उनको अधिकार है कि वो दे सकते हैं वोट, ठीक है। डिग्निटी के बारे में बताया जाता है कि जो रिस्पेक्ट होता है, लाइफ का रिस्पेक्ट होता है,
पर्सन को वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है कि ये ना डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स लिखा जाता है किसी भी देश को चलाने के लिए, उसके गवर्नमेंट उसको फॉलो करते हैं पीपुल को चलाने के लिए, ठीक है। सिविल राइट मूवमेंट क्या होता है, जो अमेरिका में बिगन हुआ था 1950 में, अफ्रीकन, और डिमांड इसमें सिविल राइट मूवमेंट में क्या डिमांड किया गया था, राइट और फिर इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।